हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और ये है पार्ट 6। ओके वेल, ये पार्ट 6 है आप लोगों का, जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। मैंने पिछले लेक्चर में मतलब पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करें इसको मतलब द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1838 टू 1848। रेवोल्यूशंस मतलब आप लोगों को पता ही है, क्रांति होता है ना। तो ये 1838 से लेके 1848 के बीच में द एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या हुआ था। तो मैं बता दूं 1838 से लेके 1848 के बीच में बहुत सारे ऐसी क्रांतियां हुई थी देश को आज़ाद करने के लिए, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, है ना। मतलब बहुत पूरे यूरोप में क्रांति हो रहा था, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, क्रांतियों का युग कह दिया गया है, क्रांतियों का साल 1830 टू 1848। लेट्स मूव कि क्या कह रहा है और आगे, है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ के देखते हैं कि क्या है, तब समझ में आएगा टोटली हम लोग को। आते हैं As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states. कह रहा है देखो, as conservative regimes try to consolidate their power. Consolidate मतलब एकत्र करना, मतलब क्या करना, यूनिफाई करना। उन लोगों ने अपना पावर इकट्ठा करने के लिए सोचा, है ना। देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। कहने का मतलब है जो लिबरल लोग थे, जो लिबरलिज्म थे और नेशनलिज्म था, वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन कर रहे थे और बहुत अलग अलग यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि इटाली हो गया, जर्मन स्टेट्स हो गए। अगर बात करें द प्रोविंस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, और ओटोमन एम्पायर में भी रेवोल्यूशन चल रहा था लिबरलिज्म लोगों का। ओटोमन एम्पायर आयरलैंड में भी चल रहा था, पोलैंड में भी चल रहा था। तो दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब देखो ये सारे रेवोल्यूशन कर कौन रहा था, तो ये सारे लोग दिस रेवोल्यूशंस वर कंडक्टेड बाय और लीड बाय दिस रेवोल्यूशंस वर लीड बाय द मिडिल क्लास पीपल। एंड नाउ हु वर द मिडिल क्लास पीपल, हु वर इंक्लूडेड इन द मिडिल क्लास पीपल, विल कम टू नो दैट मिडिल क्लास पीपल वर इलाइट अमंग हुम वर प्रोफेसर्स। कौन थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास थे, मतलब बिजनेसमैन थे। कमर्शियल मिडिल क्लास मतलब जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेसमैन थे। सीधा सीधा वी हैव टू kept in our mind. Okay, well, let's move to the next paragraph. कह रहा है the first upheaval took place in France in July 1830. द फर्स्ट अप विल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई। अगर पहली बार देखा जाए कि कुछ अच्छा मतलब अच्छा स्टेप लिया गया तो कब लिया गया, 1830 में लिया गया, जुलाई में, वो भी फ्रांस में। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1850 were now overthrown by liberal revolutionists who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. कहने का मतलब था जैसे नेपोलियन बोनापार्टी की डिफीट हुई थी 1850 में वाटरलू की लड़ाई में, है ना। ये 4 देशों ने मिलकर उनको जो है हरा दिया था। तो उसके बाद कंजर्वेटिव्स लोगों जो है ताकत बढ़ गई थी, तो कंजर्वेटिव्स लोगों ने क्या किया था, बर्बन किंग्स को क्या किया था, रिस्टोर कर दिया था फिर से पावर में। अब क्या हुआ कि 1830 आते आते जो लिबरल लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने फिर से बर्बन किंग्स को क्या कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी। क्या ला दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप लोगों को पता है मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो राजा अगर कुछ भी करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करेगा, है ना। वो खुद अपना कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऑटोक्रेटिक जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, स्वशासन जैसा होता है ना वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसका हेड कौन बनाया गया था, किसको बनाया गया था, ल्यूइस फिलिप को बनाया गया था। When France sneezes Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. अब देखो फ्रांस ने मतलब मेटरनिच जो कि हेड थे, किसके, जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, वो एक रिमार्क दी हैं, एक सेंटेंस बोले हैं। कहते हैं कि when France sneezes Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. इसका कहने का मतलब ये है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी पकड़ लेती है या सर्दी लग जाती है। कि मतलब सेंस क्या उनके कहने का, होते हैं ना कुछ लोग बातों को मुहावरा में कहते हैं, कुछ लोग घुमा फिरा कहते हैं, है ना। मैटर ऑफ द फैक्ट अगर बात करूं कि क्या कहना चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पूरे यूरोप में फ्रांस लेकर आ गया है तो पूरे यूरोप में इसकी डिमांड जो है बढ़ जाने वाली है। और जितने लोग मतलब जितने किंग्स हैं, है ना, जो ऑटोक्रेटिक हैं या मोनार्की फॉलो कर रहे हैं, उनको वो अब क्या है, वो अब डेंजर में आ गए हैं। अब जो है विद्रोह तो जम के होने वाला है। ये बात वो कौन कह रहा है, ये जो हमारे पास ड्यूक मेटरनिच है वो कह रहे हैं। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। अब देखो क्या हुआ, जुलाई में हर जगह मतलब रेवोल्यूशंस हो रहे थे हर जगह, इन द सेंस कि फ्रांस में जुलाई में जो 1830 जुलाई में राजा को उखाड़ के फेंक दिया गया था। तो ये एक चिंगारी की तरह पूरे यूरोप में काम कर रहा था, और यही चिंगारी जो है आग लगाने का काम किया था। कैसे, देखो ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। कह रहा है ये ब्रुसेल्स में क्या हुआ था, बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम से नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से अपनी आज़ादी की डिमांड कर लिया था, और वो अलग हो गया था। कि अब ये नज़ीर किसको मान रहा था, आइडियल किसको मान रहा था, फ्रांस को मान रहा था कि अगर फ्रांस ने ऐसा कुछ किया है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ सी, कह रहा है कि अगर कोई मतलब और किसी चीज़ को अगर किसी ने नज़ीर माना है, अगर यूरोप के पीपल ने और किसी को फॉलो किया है, तो जैसे कि नेशनलिस्ट फीलिंग अगर किसी के अंदर आया है तो किसको देख के आया है ना, किसको, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये क्या है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आगे पढ़ के पता चलेगा। देखो, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। कह रहा है कि जो ग्रीस था वो 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। कह रहा है देखो, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब जो रेवोल्यूशनरी लोगों के अंदर जो आग लगी थी यूरोप के अंदर, वो क्या हुआ, वो चिंगारी कहाँ तक पहुँच गई, वो ग्रीस तक पहुँच गई, है ना, ग्रीस तक पहुँच गई इन 1821 तक। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स। जो ग्रीस में नेशनलिस्ट लोग थे, मतलब जो देशभक्ति वाली बात करने वाले लोग थे, उनको सपोर्ट मिला बाकी यूरोप के लोगों से, है ना, सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन। और जो बाकी ग्रीस लोग जो जेल में थे उनसे भी सपोर्ट मिला। बाकी यूरोपियंस लोगों ने भी बहुत सारा सिंपैथी बताई कि नहीं तुम सही हो, तुम कर सकते हो, दिस दैट, है ना, फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और यूरोप मतलब क्या था कि क्यों इतना ग्रीक को जो है पूरे यूरोप सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ग्रीक को क्या कहा जाता, क्रैडल ऑफ द सिविलाइजेशन कहा जाता था। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, आगे देखते हैं। Poets and artists launched Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim Empire। जो poets थे यूरोप के और जो artists थे वो कहते हैं ग्रीस जो है वो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यूरोप की सभ्यता का क्या है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हो बर्थ प्लेस है, क्रैडल है ना, क्रैडल है। मतलब जो अगर कहा जाए क्रिश्चियनिटी अगर कहीं से संवारा गया है किसी को, अगर कहीं से संभला है क्रिश्चियनिटी, खुल के आया है, तो वो कहाँ से आया है, ग्रीस से आया है। ग्रीस मतलब ग्रीस जो था, अभी तो वो ओटोमन एम्पायर था, पहले क्रिश्चियन देश हुआ करता था, तो वहाँ से आया है। तो जो इंग्लिश पोएट थे अगर बात करें तो ये लोग पूरा कहते थे, यूरोपियन से कहते थे, मतलब यूरोप में जो पोएट और आर्टिस्ट थे वो पूरा खुल के सपोर्ट करते थे और कहते थे जो मुस्लिम एम्पायर ओटोमन एम्पायर है उससे हमें क्या करना होगा, आज़ाद करना होगा। किसको, हमें ग्रीस को आज़ाद करना होगा। तो एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, वो इसके लिए फ़ंड भी इकट्ठा कर रहे थे और बाद में फ़ंड इकट्ठा करने के बाद वो युद्ध लड़ने भी चले गए थे, है ना, ग्रीस में, वेयर ही डाइड, और वहाँ पे जो है उनकी मौत हो गई फीवर से 1824 में। 1824 में बायरन, लॉर्ड पोएट बायरन की मौत हो गई, है ना। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली ग्रीस को आज़ादी मिला ओटोमन एम्पायर से। कब मिला, 1832 में ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से आज़ादी मिला। और किस ट्रीटी के तहत, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832. This is very important for us. We have to keep in our mind the date 1832 and the Treaty of Constantinople, according to which the Greece got independent from the Ottoman Empire. So this was the topic, और ये the age of revolutions ख़त्म हुआ हम लोग का। आगे बढ़ते हैं the next topic which is like the romantic imagination and national feeling। अब देखो रोमांटिक नाम सुन के तुम भी रोमांटिक हो रहे होगे, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे रोमांटिक का सेंस जो है दूसरा है। आप लोग मतलब कंट्रोल करें खुद को। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रोमांटिक का मतलब क्या है, एंड विल गेट द सपोर्ट, डोंट वरी, वी आर देयर। अगर बात करें हम लोग बात करें द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग की, तो कह रहा है देखो, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कह रहे हैं नेशनलिज्म जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं आता है। जो वहाँ के पोएट लोग थे, फिलोसफर लोग थे यूरोप के, क्या कह रहे हैं, जो नेशनलिज्म की भाव होती है, जो राष्ट्रवाद की भाव होती है, सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं आता है ना। और मतलब बाउंड्री को बढ़ा लो, देश बढ़ा लो, किसी और देश पे कब्जा कर लो, तो इससे नहीं आता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ होता है कि पाकिस्तान ने हमला किया तो हमने पाकिस्तान के 10 आदमी मार दिए, तो दिस इज़ नॉट नेशनलिज्म।
इस तरह से नेशनलिज्म नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है? इनके थ्रू, इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ ए नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। कह रहे हैं कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर से तो नेशनलिज्म आने से रहा, कैसे आ सकता है? कल्चर जो है, वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो एक इम्पॉर्टेंट मतलब आइडिया है, रोल है, क्या है मतलब आइडिया, मतलब नेशन को क्रिएट करने में एक मददगार साबित हो सकता है वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट, वहाँ का पोएट्री, वहाँ का स्टोरी, वहाँ का म्यूजिक, है ना। ये सारी चीज़ें जो है अगर हम वहाँ के लोगों को बताएंगे तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है अपने आप वहाँ के लोगों के अंदर उजागर हो सकता है। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiments. रोमांटिक आर्टिस्ट, देखो क्या कह रहा है, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म ए कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म क्या है? ये पूरे यूरोप में एक कल्चरल मूवमेंट है, मतलब वहाँ कुछ लोग क्या है कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे तुम्हारा ये कल्चर है, तुम्हारे ये डांसेस हुआ करते थे, तुम ये पोइट्री बोला करते थे, तुमने ये तुम्हारा ये गाना है, तो ये उसको सुनो, कल जो तुम्हारे पास नेशनलिस्ट का भाव है वो अपने आप आएगा। तो वही कह रहा है रोमांटिसिज्म ए कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब एक ऐसा मूवमेंट है, ये कल्चरल मूवमेंट है जहाँ पे लोगों के अंदर क्या था, ये रोमांटिसिज्म लोगों ने क्या किया था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट मतलब एक भाव, एक भावना क्रिएट कर दिया था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कहते हैं ना, इमोशनल मत कर यार, तो वो टाइप वाली फीलिंग जो है यहाँ लोगों ने क्रिएट कर दिया था, ये रोमांटिसिज्म वाले लोगों ने। रोमांटिक्स लोग थे जो कि फॉलो करते थे रोमांटिसिज्म, उन्हीं को रोमांटिसिज्म कहा जाता था। देखो रोमांटिक्स आर्टिस्ट मतलब ये लोग रोमांटिक आर्टिस्ट वो हुआ करते थे जो लड़ाई झगड़े पे बहुत कम भरोसा करते थे, कहते थे कि प्यार से भी बहुत कुछ हो सकता है ना, प्यार से भी दिल जीता जा सकता है। और प्यार के बारे में तो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब होशियार हो तुम लोग तो। चलो, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। कह रहा है कि जो हमारे पास रोमांटिक आर्टिस्ट थे एंड पोएट्स थे, जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। और आगे देखिए क्या कह रहा है, 1 मिनट, हाँ, तो कह रहा है कि जो हमारे पास रोमांटिक लोग थे वो कहते थे रीजन और साइंस के पीछे अभी नहीं भागना है, दिस इज नॉट द टाइम टू अपडेट द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट लाइक, हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, देखिए कह रहे हैं एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग। कह रहे हैं कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ना ध्यान देके हमें इमोशंस की बात करना चाहिए, भावनाओं की बात करना चाहिए, फीलिंग्स की बात करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की हमारे पूर्वज क्या बना के गए थे, मिस्टिकल फीलिंग्स की बात करें तो मतलब मिस्टिकल फीलिंग्स कह सकते हो कि एक देश के लिए भाव होता है, देश की चीज़ों के लिए भाव होता है, वो फीलिंग्स हमें लाना होगा यहाँ के लोगों के अंदर। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। वो कहते थे मतलब उनका एफर्ट यही था, उनका योगदान इतना ही सा था कि वो लोग कलेक्टिव हेरिटेज की बात करते थे। कलेक्टिव हेरिटेज मतलब जो विरासत में हमारे पास जो किलाएँ हैं, जो हमारे पास फोर्ट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको देख कर अगर नेशनलिज्म नहीं आ रहा है तो फिर व्यर्थ है, वॉर करके तो कोई मतलब नहीं है। एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। कह रहे हैं कि हमें अपना अतीत देखना है कि अतीत देखकर ही एक नेशन का निर्माण हो सकता है। ये किसका कहना है? ये जो है हमारे रोमांटिक्स आर्टिस्ट लोग का कहना है, फिलोसफर लोगों का कहना है। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर, अगर बात करें और रोमांटिक्स फिलोसफर की, जैसे कि अदर रोमांटिक जिनके एक का नाम था, जैसे जर्मन फिलोसोफर थे वो, जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हार्डर 1744 to 1803। वो क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग्स द कॉमन पीपल। अगर हमें एक जर्मन कल्चर को ढूंढना है तो हमें एक कॉमन जर्मन को उठाना होगा, एक कॉमन जर्मन आदमी के अंदर जाके झांकना होगा कि उसके अंदर क्या है, ये कॉमन कल्चर हमें मिल सकता है, जिसको हम लोग दास, कॉमन पीपल को जर्मन में दास वॉल कहा जाता है। इट वाज थ्रू द फोक सॉन्ग्स। और किस तरह से ये मतलब कॉमन कल्चर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हमें क्या करना होगा, हमें फोक सॉन्ग्स मतलब पुरानी गाने जो हमारे यहाँ गाई जाती हैं, फोक पोइट्री जो पोयम है, जो कविताएं हैं, फोक डांसेस जो पुराने हमारे पास जो है डांस वगैरह है, दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, वही क्या कर सकता है, एक नेशनलिज्म की या नेशन का मतलब फीलिंग समझ सकता है ना। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ल्ड्सगेस्ट कहेंगे। वर्ल्ड्सगेस्ट वाज पॉपुलराइज्ड, ये बहुत पॉपुलर था उस वक्त। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो था, ये सारा कलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था, और यही क्या कर सकता है, नेशन बिल्डिंग में आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला था, है ना। ये कहते हैं कौन, ये जर्मन फिलोसफर कहते हैं जोहान गॉटफ्राइड। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी वही पढ़ रहे हैं हम लोग, रोमांटिक्स पे ही हैं।
तो द emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to a large audience who were mostly illiterate. कह रहे हैं कि हमें vernacular languages पे बात करना होगा. Vernacular languages, the languages which was used by the common people at that time. जो common people लोग बात करते हैं वो लैंग्वेज पे ध्यान रखना होगा, है ना. और एंशियंट नेशनल स्पिरिट को जगाना होगा. ये क्या करेगा, ये मॉडर्न नेशनलिस्ट की तरह काम करेगा. जो मॉडर्न लोग नेशनलिज्म जिसको देख के इंस्पायर होते हैं ना, वो उस तरह काम करेगा. और लार्ज ऑडियंस को ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो कि क्या है, इलिटरेट है, जो पढ़ नहीं सकते, उनको भी हम लोग उनकी पुरानी सभ्यताओं के हिसाब से, मतलब देखो लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो उनकी भाषा है. जैसे अगर बात करें हम लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें तो इंग्लिश जैसे हमारे बहुत पुराने लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो हम हिंदी में समझाएंगे तो हमारे जैसे दादा दादी को बहुत अच्छे समझ में आएगा. तो वो बात कर रहे हैं कि हम कुछ भी लिखें तो हिंदी में लिखें, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखें, ताकि वहाँ के अनपढ़ लोग भी जो पढ़ नहीं सकते वो सिर्फ सुन के समझ ले उस भाषा को, तो वहाँ पे बहुत मददगार साबित होगा. और इस तरह एक हम लार्ज मासेस को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक नेशनलिस्ट का भाव जगा सकते हैं और नेशनलिज्म ला सकते हैं, जो कि नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है मददगार और हेल्पफुल होगा. आगे बढ़ते हैं. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers. बात करें तो 18th century के लास्ट में पोलैंड को कुछ देशों ने मिलकर जीत लिया और बांट लिया. कैसे, कौन कौन देश थे? रशिया था, प्रशिया था एंड ऑस्ट्रिया था. वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स. रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया वेर द नेशन who had annexed the Poland country. Okay, well, तो even though Poland no together existed as an independent territory, nationalist feelings were kept alive through music and language. अब उसके बाद भी पोलैंड के जो लोग थे ना, वो जैसे कब्जा हो गया था तो उन लोगों ने मिलकर अपने अपने अंदर बांट लिया, लेकिन वहाँ की नेशनल फीलिंग्स जो थी अभी भी जगाई हुई थी. और लोगों ने क्या किया था, वहाँ के म्यूजिक और लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को यूज करते थे अपने बात में. और देखोगे आप आगे देखोगे तो ये बहुत बुरा लगता था किनको, जो हमारे यहाँ जो इन लोगों ने, जैसे कि रशियन, प्रशियन और ऑस्ट्रियन जो है ना, इनको बहुत बुरा लगेगा कि हम लोगों ने इनके देश पे कब्जा कर लिया है, फिर भी अपना लैंग्वेज और अपना म्यूज़िक सुनते हैं. और इससे उनको पता था कि ये नेशनलिज्म की भाव पैदा करेगा, और जब नेशनलिज्म का भाव पैदा होगा तो विद्रोह होगा, और जब विद्रोह होगा तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी. ये बात था. कैरोल करपेंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेन्स एंड म्यूजिक टर्निंग. एक नाम है कैरोल करपेंस्की, वहाँ के ही थे, पोलैंड के. वो सेलिब्रेट किए थे नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक. वहाँ के गाना गाते थे ये, और वहाँ के म्यूजिक गाते थे. टर्निंग फोक डांसेस है ना, वहाँ के डांस वगैरह भी वो गाते थे, लाइक द पोलेनाइज एंड मजूरका इंटू नेशनलिस्ट सिम्बल्स. अब लाइक द पोलेनाइज एंड मजूरका इंटू नेशनलिस्ट सिम्बल्स. कहने का मतलब है कि यहाँ की ये डांस के फॉर्म्स है ना, पोलेनाइज एंड मजूरका. अब वहाँ के लोगों को ये बताते थे कि हम ऐसा करना है, और ये क्या करता था, एक नेशनलिस्ट सिम्बल्स था, है ना, मतलब नेशनलिस्ट सिम्बल्स था. जैसे कि हम अपने भारत, अगर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है ना, हमारा सपोज हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम क्या करते हैं, हम लोग भारत माता का फिगर लेके दौड़ते, हम लोग नारे लगाते, इनकलाब जिंदाबाद. तो ब्रिटिश को पता था इनकलाब जिंदाबाद से एक अंदर स्पिरिट क्रिएट होता है, गूस बम्प देता है, रोंगटे खड़े कर देता है, और फिर हमें पता है कि फिर हम विद्रोह करेंगे, हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं और देश आज़ाद हो जाएगा. तो इस तरह से वहाँ पे भी था. ये जो हमारे पास कैरोल करपेंस्की हैं, वो ये सारा काम कर रहे थे. बात करें लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. अगर पोलैंड में बात करें तो लैंग्वेज ही एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो काम किया था नेशनलिस्ट को, मतलब बढ़ाने में. नेशनलिस्ट को बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट अगर कहीं से आ रहा था तो जस्ट बिकॉज लैंग्वेज से आ रहा था. मतलब लोग एक दूसरे की भाषा सुनते तो उनको समझता था ये भी अपना है, ये भी अपना है, तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के लिए जान दे देना है ना, हमें अपने देश को क्या करना है, आज़ाद कराना है. तो ये सारी बातें थी. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ए स्कूल एंड रशियन लैंग्वेजेस. जिस पार्ट पे रशिया ने जो है ऑक्यूपाई किया था, है ना, रशियन ऑक्यूपेशन वहाँ पे लग गया, तो पॉलिश लैंग्वेज वहाँ के स्कूलों से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था, और रशियन लैंग्वेजेस को इम्पोज, मतलब थोप दिया गया, है ना, और एवरीवेयर, हर जगह. इन 1831 एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूलर टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड. 1831 में बात करें तो रशिया के लोगों ने आर्म्ड रेबिलियन किया था, मतलब बंदूक बम वगैरह उठा के जो विद्रोह किया था देश के प्रति, लेकिन रशिया ने उसको सक्सेसफुली क्या कर दिया, क्रस्ट कर दिया, दबोच दिया, है ना, और मतलब सप्रेस कर दिया, सीधा सीधा कह सकते हैं. फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेजेस एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. अब उन्होंने देखा कि जो रशिया है इस बात से चिढ़ता है कि ये लोग अपने लैंग्वेज क्यों बोलते हैं,
तो वो देख के वहाँ के जो क्लर्जी लोग थे, जो बड़े लोग थे, नोबेल्स लोग थे, जो चर्च वाले लोग थे, पादरी था, जो पोप था, उन लोगों ने भी पोलैंड लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया और एक ये रशियन गवर्नमेंट के प्रति जो है एक हथियार का काम करने लगा, एज अ वेपन ऑफ नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस, है ना, इस तरह काम कर रहा था। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जो पॉलिश लैंग्वेज हुआ करता था, जब चर्च में लोग इकट्ठा होते थे तब यूज़ किया जाता था और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। एज अ रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशप्स वेर पुट इन जेल, और इसके कारण जस्ट बिकॉज दे वेर यूजिंग द लैंग्वेज पॉलिश लैंग्वेज, है ना, द रशियन गवर्नमेंट विच हैड ऑक्युपाइड द पार्ट ऑफ द पोलैंड, दे पुट द लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशप्स इन जेल, है ना, where they were sent to Siberia by the Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russian. Why did the Russian government send bishops and the Pope to the jail? Just because they were not using the रशियन लैंग्वेज, है ना, एज ए मीडियम ऑफ प्रीच। मतलब भगवान की, जीसस क्राइस्ट की आराधना करने के लिए पर्शियन लैंग्वेज की यूज़ नहीं करते थे, अपना लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि एक नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस का काम करता था, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा देता था। इसलिए बहुत सारे बिशप्स और पोप को जो है कहाँ भेज दिया, साइबेरिया जेल में भेज दिया गया। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन रेवोल्यूशन। अगर बात करें तो एक पॉलिश लैंग्वेज ही क्या हो गया था, देश मतलब रशियन गवर्नमेंट को डराने वाला एज ए वेपन हो गया था। कि मतलब एक पॉलिश लैंग्वेज, जब तक हम लोग, उनका ऐसा मानना था, जो पॉलिश पीपल थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, कहते थे कि अंटिल वी आर यूजिंग द पॉलिश लैंग्वेज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। मतलब जब तक हम लोग अपना भाषा यूज़ कर रहे हैं तब तक ये रशियन गवर्नमेंट के अंदर ये डर बैठा रहेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ वॉट एवर, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन जो है करना है। जिस दिन आप सवाल करना बंद कर देंगे वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे आपने सवाल करना शुरू कर दिया वहीं से बदलाव शुरू होगा। अगर हम कल को पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तो अगर वो 20% खराब होने वाला है तो वहाँ पे एटलीस्ट 5% सुधार हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग, है ना, हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। वो सरकार हो, चाहे वो अपने लेवल पे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे गांव का प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, सीओ हो, जो भी हो, है ना, हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। जेन्युइन सवाल पूछिए, रिलेटेड टू संविधान पूछिए, ज़रूर आप लोग को उसका जवाब मिलेगा और ज़रूर आप लोग उसका बेनिफिट देखेंगे। पॉजिटिव अप्रोच रख के काम कीजिए, आप लोग को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, और अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवल्ट की इसमें क्या हुआ था। फिर हमारे पास जो है अगला टॉपिक आएगा द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। एंड होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत हो रहा है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है इस वीडियो का मज़ा लें और अच्छे से एसएसटी समझें। नवंबर में मिड टर्म 1 होने वाला है जहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि लाइन बाय लाइन पढ़ाने के बाद भी कोई दिक्कत होगी, है ना। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। एंड थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू ऑल।